तो कारवां शुरू हो चुका है स्पेशल मॉडल पेपर का। विशेष R&D टीम एमकेसी की अराउंड 200 to 300 पीपल वर्क एवरी डे एंड नाइट फॉर यू टू क्रिएट द परफेक्ट मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर नहीं है, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हैं, रामबाण है आपके एग्जाम में आपकी सफलता को 100% सुनिश्चित करने के लिए। तो बिना देरी किए मैं यही कहना चाहूंगा, इन मॉडल पेपर्स को पूरा देखिए, बढ़िया नोट्स बनाइए, इन क्वेश्चन कलेक्शंस को इकट्ठा करिए और अपने ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आप सब मिलकर के अपना सपना डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का पूरा कर सकें। तो ये मॉडल पेपर ही नहीं है, ये हर बच्चे के लिए रामबाण है उसकी सक्सेस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने टीए के दोस्तों के लिए ट्रिब्यूनल आर्मी के जाबाजों के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए मॉडल पेपर लेकर आया हूं दोस्तों। तो ये 25 मैथ्स की वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाने वाले हैं, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है आपको। तो आइए बिना देर किए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। What is the value of x? What is the value of x? What is the value of x? What is the value of x so that the 7-digit number 6913x08 6913x08 is divisible by 88। आपसे क्या पूछ रहा है, x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये 88 से विभाजित है। देखो भाई, अगर कोई संख्या 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब उसे 8 से और 11 से डिविजिबल होना पड़ेगा। किससे? 8 से और 11 से। अच्छा, अब कोई संख्या 8 से डिविजिबल है, इसके लिए लास्ट 3 डिजिट अंतिम 3 अंक या तो 0 हो जाए, या तो अंतिम 3 अंक 0 हो जाए, या तो अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या 8 से डिविजिबल हो। बस यहाँ पे रखना। अगर मैं यहाँ x की जगह 1 रखूँगा तो 108 आएगा जो 8 से डिवाइड नहीं है। जैसे मैंने यहाँ 2 रखा 208 आया, 208 आया तो आपने देखा, अच्छा ये चेक कर लिया तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 कितना आया 4, 8 6 48। अब अगर मान लो मैंने 6913208 रखा और अब इसको 11 से भी डिवाइड होना है। किससे? 11 से। तो यहाँ कितना 6 और 1 7, 7 2 9, 9 8 17 माइनस 9 9 3 12 12। तो यहाँ पे कितना रहा है 5, कितना रहा 9 3 12 ना, 6 6 6 7 7 2 9 9 8 17। यहाँ पे आ जा रहा आपका 12, तो नहीं कट रहा है। इसका मतलब मुझे अपनी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। मुझे अपनी वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। अब मैं x की क्या वैल्यू रख दूँ? x की वैल्यू अगर मैं मान लो यहाँ पे 4 रखता हूँ तो 408 क्या कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6913 4 रखूँ 08, 4 रखूँ 08। तो देखो 408 8 पंजे 40 कट जाएगा, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 8 17। यहाँ 9 3 12, 12 नहीं कट रहा है, यहाँ पे फिर 12 नहीं कट रहा है। इसका मतलब अब मैं क्या रखूँ यहाँ पे वैल्यू? x की जगह पे क्या वैल्यू रखूँ? 8 रख के देखो, फिर 8 रखोगे तो कटना ही कटना पड़ेगा। तो जब मैं 6913x की जगह पर अगर मैं 8 रख रहा हूँ 808, तो 6 और 1 7, 8 7 15, 15 8, 15 8 कितना 23 और माइनस 9 3 12, तो कितना आ गया 11। सही बात है। इसका मतलब ये वो x का सुंदर सामान। देखो दोस्तों, कोई भी संख्या 11 से डिविजिबल होगी, इसके लिए ऑल्टरनेट डिजिट का जो सम हो उसका डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो 11 का मल्टीपल आ जाए। मतलब एक अंकों को एकांतर क्रम में जोड़ें, या तो बराबर बराबर आ जाए या तो उनका डिफरेंस 11 का कोई मल्टीपल आ जाए। क्या आ जाए? 11 23 में से 12 घटा के कितना आ रहा है तुम्हारा? 23 में से 12 घटा कितना आ रहा है आपका? 11। ठीक है, 23 में 12 घटा कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। ठीक है ना? तो ये आपका करेक्ट आंसर 8 होगा दोस्तों। आइए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, पेपर ऊपर की तरफ चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, पहले ही सवाल टाइम टेकिंग था। कह रहा है कि 14 + 6। देखिए, ये रूट का जो मॉडल है वो a + √b का रूट है। a + √b का रूट
आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग मॉडल है, खूब पूछा जा रहा है परीक्षा में ये क्वेश्चन। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो बस आपको ये समझना है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 2 होना चाहिए? 2 इसलिए होना चाहिए क्योंकि a प्लस बी के होल स्क्वायर में 2ab आता है। कितना आता है? 2ab। ओके, तो बस आप इस पे कड़ी लगाओ और इसको लिखो 14 प्लस 2 अंडर रूट। अब यहाँ देखो 6 था 2 तो 3 अंदर जाएगा, तो 3 अंदर जाएगा तो 9 बन के जाएगा। 9 बन के जाएगा भैया। 3 की औकात नहीं है कि कड़ी के अंदर 3 बन के घुस जाए, उसे कड़ी के अंदर 9 बन के घुसना पड़ेगा। अब आप इतना सोच लो कि ये 14 किन दो संख्याओं का योगफल है जिनका गुणनफल 45 है। बोलो 9 + 5 14, 9 5 जा 45। समझ में आ गया कि ये √9 प्लस √5 का स्क्वायर है। √9 प्लस √5 का स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगा था। इट मीन्स इसकी वैल्यू √9 प्लस √5 आ गया, अर्थात कि इसका करेक्ट आंसर 3 प्लस √5 आ गया, जो ऑप्शन ए में पड़ा हुआ है। जो ऑप्शन किस में पड़ा हुआ है? ऑप्शन ए में पड़ा हुआ है। तो आइए फटाफट आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। 111 प्लस 1/2। 111 जब भी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़िए तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को जोड़ते समय आपको क्या करना होगा? हमेशा आप पूर्णांकों को अलग जोड़ दीजिए, मतलब इंटीजर्स को अलग जोड़ लीजिए। तो देखो ये 111, यहाँ 111, 111, 111, ये प्लस नहीं रहेगा, ये प्लस नहीं है। 111 तो कुल कितनी बार 111 है? 5 × 111 555। कितना भैया? 555 2 जगह दे दी। अब प्लस कर लीजिए, प्लस फ्रैक्शन को जोड़ लीजिए। तो फ्रैक्शन कितना है? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 1/6 प्लस कितना? प्लस एंड सो ऑन 1/30। ये खास पैटर्न का सवाल है। 555 आ गया और ये ब्रैकेट में 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस एंड सो ऑन 1/5 × 6 है। इस प्रकार के फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका क्या होता है? 1/d डिफरेंस 1/f माइनस 1/l। तो ये हो गया आपका 555 और ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/ ये लास्ट टर्म 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 555 सही 5/6 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा ऐसे फ्रैक्शन को जोड़ने का तरीका होता है 1/f माइनस 1/l। बाहर d बोले तो डिफरेंस, ये डिनोमिनेटर में आई हुई संख्याओं का डिफरेंस है। तो आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर आ गया 555 सही 5/6। बढ़िया सवाल था दोस्तों, ये अच्छा सवाल था। जब मिलेगा पहली बार तो करेगा आप पर वार, बुद्धि आपकी करेगा भ्रष्ट, क्योंकि आप नहीं पढ़े हैं हमारे साथ, इसलिए आपको दिक्कत होगी। ये रेशियो का क्वेश्चन A/B = C/D = E/F। इसका मतलब अगर मैं इसको लिख दूँ /1 तो A = C = E = 3, तो A² आ गया, तो ऊपर 9 आएगा, नीचे 1 आएगा, क्योंकि ये 2 पूरा कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर 9 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समझ पाए कि नहीं? क्योंकि A, C, E सब 3 है, तो जब यहाँ रखेंगे तो 2 × 9 प्लस 3 × 9 प्लस 4 × 9, तो 9 जब कॉमन करिएगा ना, 9 जब कॉमन करिएगा आप तो क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, और नीचे क्योंकि इसकी जो वैल्यू B, D, E ये 1 है तो इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 2 प्लस 3 प्लस 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अतः इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 9। ये भी बढ़िया सवाल इस मामले में था, पहली बार मिलेगा तो बुद्धि खराब करेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिमाग में आएगा नहीं रखे क्या, 2 संख्याओं का योगफल, द सम ऑफ 2 numbers is 45, देयर डिफरेंस इज 1/9। अच्छा, 2 संख्याओं का जो योगफल है वो 45 है, इनका जो डिफरेंस है वो 45 का 1/9 मतलब 5 है। कौन नहीं जानता x 20 और y 25 है?
या x 25 और y 20 है? क्या है? x 25 और y 20 है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा मित्रों? 100 हो जाएगा। इनका एलसीएम 100 हो जाएगा, जो सी ऑप्शन में रखा हुआ है। अर्थात इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 100। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? 100। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, shopkeeper A spent 24% of his monthly income on household expenditure, 16% on entertainment, 12% on education, and he saved remaining income. If saving is 3288, then is monthly income. ये कितना खर्च कर रहा है? 24% एक जगह, 16% दूसरी जगह, 12% तीसरी जगह। इसका मतलब कुल 52% तो खर्च हो गया। इट मीन्स बचा कितना? 48%। 48% की वैल्यू कितना है? 3288 है। 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3288 बटे 48। तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी? 3288 बटे 48 और गुणे 100। गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो 16 से तो कट नहीं रहा ये, 48। तो अब हम इसको 24 कर लें। 24 एक्का 24, 24 दुनिया कितना कर लें? इसको 24 कर लें और इसको 50 कर लें। तो 24 एक्का 24, 8 बचा, 88 हो गया। तो 24 ત્યાં कितना? 72। 24 ત્યાં 72, 24 ત્યાં 72। तो 13 पचे 65, 13 पचे 65, 68 50। कितना रहा आपका? 68 50। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो देखिए 24 से काट लिया, 24 एक्का 24, 8 बचा 88, 24 ત્યાં 72, 12 बच गया। अब 24 कितना आ रहा है आपका? 128 आ रहा है। 128 का मतलब 24 पंजे 120, दशमलव में ही कट रहा है। किस में कट रहा है? दशमलव में कट रहा है। तो मैं थोड़ी इसको शॉर्ट कर देता हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि सॉल्व नहीं किए और चले गए। 48 तो ये 3200 है। 60 कितने बार में कट रहा है? 68.5 बार में कट रहा है। 70 बार करूंगा अगर 48 का, तो 7 8 56, 7 चौक 28, 28 कितना? 28 और 5 33 आ जाएगा। आधा बार कम करना है, 1.5 बार कम करना, मतलब 100 बराबर हो जाएगा 68 50। कितना हो जाएगा? 6850। आपको पूरा गुणा करके और 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना घटाने आना चाहिए। अगर ये प्रोसेस आपने सीख लिया दोस्तों, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होता है। कैलकुलेशन में बहुत कम टाइम लगता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है आपका। क्या करता है? बहुत ज़्यादा टाइम बचाता है। क्या कर रहा है? रबर की कीमत, if the price of eraser is reduced by 25%, a person can buy 2 more erasers for ₹1. How many erasers are available for ₹1 आफ्टर रिडक्शन? भैया रबर की कीमत में 25% की कमी करने के बाद 1 रुपए में 2 रबर, तो 1 रुपए का जब हम 25% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/4। ये वही 1/4 रुपया है जिसके चक्कर में 2 रबर कम मिला है। तो 1 रुपए में कितना रबर मिलेगा? 8 रबर मिलेगा। बताओ तुमसे तेज कोई सवाल लगा पाएगा क्या? इस प्रकार के प्रश्नों में जितना आपके पास अमाउंट हो उसका उतना परसेंट निकाल लो। जितना परसेंट कम या ज्यादा हो रहा हो, ज्यादा या कम मिले सामान से तुलना कर दो, आपको आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने कि ये लो मैं हूं आंसर। क्या बोलेगा? ये लो मैं हूं आंसर। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। आपने मान लिया कि विक्रय मूल्य 100 है, लाभ कितना है? 30% है, प्रॉफिट 30 हो जाएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 70। अब कह रहा भैया इसी पे कर दो 30/70 आउट ऑफ 100, मतलब कितना आ गया? 30/70 है ये, 0 कैंसिल, 300/7। 300/7 का मतलब 42 सही 6/7। कितना? 42 सही 6/7 हो जाएगा दोस्तों। 42 सही 6/7 ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या करा है, इफ सेलिंग प्राइस इज एन आर्टिकल, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस एंड द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन इट्स मार्केट प्राइस इज 12%, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस टू द मार्क्ड प्राइस। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, तो लागत मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 32% अधिक है और वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी गई है। अच्छा, तो अगर मैं सीपी जो आपका एसपी है, जो आपका एसपी है वो क्या है आपका, वो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से, वो सीपी से 132%, सीपी से 32% ज़्यादा है और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर दी गई और वस्तु के अंकित मूल्य पर, तो आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि अंकित मूल्य पर दी गई छूट, अंकित मूल्य पर छूट के बाद जो वैल्यू आती है वो हमेशा एसपी होती है। तो यही बराबर हो जाएगा एमपी गुणे 88/100। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो बंदा झूम जाएगा, लेकिन इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा। दोस्तों पहली बार पढ़कर तो मेरा भी दिमाग 44 दूनी 88, 44 या 132, यहाँ से MP अपन CP कर दीजिएगा, 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, किसका पूछा है, लागत मूल्य, ठीक है। लागत और अंकित 2-3, लागत और अंकित कितना है 2-3, MP और CP क्या होगा 3-2, तो CP और MP कितना हो जाएगा 3-2 हो जाएगा दोस्त, 2-3 हो जाएगा। ये करेक्ट आंसर है मेरे हिसाब से अभी तक का। मुझे नहीं पता आगे कौन सा सवाल आने वाला है वैसे, क्योंकि पेपर तो एक बार सेलेक्ट करके दे दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, जब भी मिलेगा तो आपकी बुद्धि को, मतलब आपकी कलम को रोकने का प्रयास जरूर करेगा, आपकी कलम रोकने का प्रयास जरूर करेगा। अ सम लेंट आउट अ सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹6076 इन 1 ईयर एंड 7504 इन 4 ईयर, द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक साल के बाद, एक साल में कितना हो जाता है 6076 हो जाता है, 4 साल में कितना हो जाता है 7504 हो जाता है। डिफरेंस कितने का है 3 साल का, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2, 7, 5, सही है ना। घटा रहे हैं उल्टा, देखिए घटा कैसे रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 9 में 7 गया 2, यहाँ बचा 4 और यहाँ कितना बचा 1, 1426 जोड़ के देखो, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 6 गया क्या होगा 8 होगा। अब जोड़ के देखो 8 6 14, 7 2 9 1 10, 4 और 1 5, ठीक है 6 और 1 7। तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज 1428 रुपया है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, 1 साल का ब्याज। और ये क्या है अमाउंट है, तो यहाँ से मूलधन कितना होगा 6076 से 476 घटा लो, तो 76 घटा लो 6400 घटा लो कितना 5600। अच्छा सब जगह 5600 लिख दिया है क्या, 5600 2 जगह लिखा, तो ये है नहीं, ये है नहीं। अब देखो 476, अब मतलब ये कितना आ गया आपका 5600। अब ये भी पता चल गया कि मूलधन है 5600, ब्याज है 476 और आउट ऑफ 100 कितना, आउट ऑफ 100। एक ही साल का है तो टाइम का कोई लोचा है नहीं, तो 0 0 क्या हो गया आपका कैंसिल। अगर हम इससे भाग करेंगे तो क्या 9 छक 54 9 बार में कट रहा है, नहीं कट रहा है 8.5, क्योंकि 9 बार में काटते तो 9 छक 54 आता, 9 5 45 और नहीं आएगा, तो मतलब कितना आ गया आपका 8.5% आया। कितना आएगा 8.5%, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। 8.5% सॉल्व नहीं करना। देखिए एक चीज समझिए दोस्तों, अगर आप एग्जाम के दौरान हर सवाल से लड़ करके सॉल्व करके आप जाना चाहें
चाहेंगे तो कई ऐसे सवाल आएंगे जो आपको कैलकुलेशन में फंसा देंगे। आपको जरा सा भी अगर आपने महाभारत देखी होगी तो जिस दिन अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए निकल रहा था, जिस दिन अर्जुन क्या कर रहा था, जयद्रथ के वध के लिए निकल रहा था, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब देखो यहाँ से 12 मील दूर पर जयद्रथ बैठा हुआ है, काफ़ी दूरी पर है और वहाँ चलना है, रास्ता बनाओ। अब उसको रोक कौन रहा था? ये तो पक्का उसको हरा कोई नहीं सकता था, लेकिन आकर के बीच में हर्डल बन रहे थे, रोक रहे थे, उसका टाइम खर्च कर रहे थे। तो वही काम ये सवाल आपके साथ करते हैं कि आप जयद्रथ वध करने से पहले इनसे टकराइए, फंस जाइए, टाइम खर्च कर दीजिए। एन अमाउंट ऑफ मनी एट द कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू ₹38404। देखो 4 साल में कितना हो गया? तो आपने कहा सर 4 साल में 3840 हो गया। हमने कहा 5 साल में कितना हो गया? आपने कहा 3936 हो गया। तो ब्याज कितना मिला? तो ब्याज मिला 6, 13 में से 4 गया 9, 8 में से ये हो गया आपका 8। सही है ना? मतलब कितना रुपया ब्याज मिला? 96 रुपया, यही ना? 3840 है, 60 जोड़ दो, हाँ ठीक है। कितना मिला? 96 रुपया ब्याज मिला। ये 96 कितने पर मिला? 3840 पर आउट ऑफ 100%। 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो 96 है कितनी बार में? 4 बार में लगभग, मतलब 960 बटे 384। देखो 380 कितना आपका? 380 होता केवल, तो कितने बार में? 3 बार से थोड़ा कम, 2.5 बार में। 384 का 2 से गुणा करो तो 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 और 2 त्याई 6 1 7। तो 2 बार से ज़्यादा, मतलब कि कितना आ रहा है आपका? 2.5% आ रहा है। कितना? 2.5% आ रहा है दोस्तों, 2.5%। कितना परसेंट? 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है आपसे अगला सवाल कह रहा है मित्र, A/3। ऐसे प्रश्नों में बस आपको सिर्फ ये समझना है, क्या कह रहा है? A/3 ये बराबर B/2, ये बराबर C/4 है। अब अगर मैं A को 3 रख दूं तो 3/3, B को 2 रख दूं, 2/2, C को 4 रख दूं, 4/4 बराबर हो जाएगा। इसका मतलब जो जिसके नीचे होता है वही इसका मान होता है। वही क्या होता है? वही उसका मान होता है। अर्थात कि A 3 है, B 2 है और C 4 है। क्या पूछा है हमसे? क्या पूछा है? C + A का होल स्क्वायर। तो 4 3 7, एक तो ऐसा इस बार पेपर बनाया है, 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना आएगा? 49। 49 एक जगह है, टिक करो, आगे निकल लो। वैसे भी देख लो A + B 25, मतलब हमारा काम बन गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में भी इस टैक्टिक को अपनाना पड़ेगा जिससे कि आप जल्दी से प्रश्नों का आंसर दे पाएं। कह रहा है कि PQR इन्वेस्ट इन अ बिजनेस रेशियो 1/2:1/3:1/12 रिस्पेक्टिवली। तो देखो किसी भी ये क्वेश्चन आपका किसका? पार्टनरशिप का। किसी भी प्रकार की साझेदारी में लाभ का बंटवारा निवेशित धन गुणे समय या निवेशित धन या समय बराबर है। तो यहाँ पर क्या है आपका? 1/2, 1/3, 1/12। एलसीएम कितना होगा? 12। यहाँ आया 6, यहाँ आया 4, यहाँ आया 1। मतलब जो लाभ बटेगा 6:4:1 में 6 4 10 और 1 11, 11 बराबर 1,21,000। तो यहाँ 11 बार में कट जाएगा। 1 बराबर 11,000, 1 बराबर 11,000। क्या पूछा है? 1 बराबर 11,000 किसका पूछा है? तो Q का शेयर। ये किसका शेयर है? P/Q/R। तो Q का शेयर 4 यूनिट है। तो जब मैं 4 लूँगा तो 4 बराबर 11 चौक 44,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मित्रों? 44,000, जो आपके पहले ही ऑप्शन में रखा हुआ है 44,000। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो शुगर कॉस्टिंग ₹60 per kg बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 42 per kg सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सर एट ₹56 per kg देयर इज अ गेन ऑफ 12%। मतलब पहले प्रकार की चीनी कैसे रुपया किलो है? 60। दूसरी वाली कैसे है? 42।
और जो मिक्सचर है ना ये सेलिंग प्राइस है। तो एक बात समझना दोस्त, 56 गुणे 12% का लाभ हो, 12% का लाभ, तो क्रय मूल्य क्या होगा 100 गुणे 112, 100 गुणे 112, 100 गुणे 112 का मतलब 50 गुणे 56, 56 से 56 कैंसिल, 60 42, और यहाँ कितना आ गया 50, यहाँ कितना आएगा 8, यहाँ कितना आएगा 10, रेशियो कितना होगा 4-5 का रेशियो आ गया। कितना रेशियो आ गया 4-5। इस बात को समझिएगा, इस बात को समझिएगा कितना आएगा, क्योंकि देखिए रूल ऑफ एलिगेशन जो है ना वो हमेशा समान हो पे कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। अगर सेलिंग प्राइस आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि आप लगा नहीं पाएंगे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया 4:5, जो आपके बी ऑप्शन में है दोस्तों, 4:5 बी ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, क्या करा, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। ए और बी की कार्यक्षमता का जो रेशियो है वो कितना है दोस्तों 3:7 है, और दोनों मिलकर ए और बी मिलकर काम कितना दिन में करते हैं 21/2 दिन में करते हैं। सही है, उन्होंने 8 दिन काम किया तो 10 एनर्जी से 21/2, तो एक एनर्जी से 210/2 का मतलब 105। तो ए के पास कितना एनर्जी है 3, तो ए क्या करेगा 105/3 का मतलब 35, और बी कितना दिन में करेगा, तो आपने कहा 105/7 का मतलब 15। हमको ये पता चल गया कि ए काम को करता है 35 दिन में और बी काम को करता है 15 दिन में। काम 105 हो गया, ये 3 और ये कितना हो गया 7 हो गया। सही है ना। अब एक दिन में दोनों मिलकर कितना करते हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं। तो कितना दिन किया उन्होंने 8 दिन। तो जब 8 दिन करेंगे तो 10 गुणे 8 कितना हो गया 80 यूनिट काम खत्म हो गया। 105 यूनिट काम था, 80 खत्म हो गया, बचा कितना 25 का 60%, 25 का 60% मतलब कितना 15 यूनिट काम। कितना बचा 15। एक दिन में करता है 3 यूनिट काम, तो 15 यूनिट काम करेगा 5 दिन में। बहुत अच्छा सवाल है। 15 यूनिट काम करेगा कितना दिन में 5 दिन में करेगा। कितना दिन में 5 दिन में। सवाल में जान थी भैया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो नल ए बी एक टंकी क्रमशः 10 तथा 12 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को 10 बजे सुबह खोल दिया जाए तो ठीक 4 बजे शाम को, तो 10 से 4 का मतलब कितना हो गया, 10 से 4 का मतलब 6 घंटा हो गया। 10 से 4 बजे मतलब 6 घंटा, तो टंकी 6 घंटे में भर जाए। एक नल ए है जो कितना टाइम में भर रहा है 10 घंटे में, और बी भर रहा है 12 घंटे में। करेक्ट, किसको नल ए को बंद कर दिया जाए, नल ए को, तो x घंटे चला के ए को बंद कर दो और बी 6 घंटे पूरा चलेगा और टंकी भर जाएगी। तो x/10 बराबर 6/12 का मतलब 1 - 1/2 मतलब 2 1/2। तो x कितना टाइम चलेगा 5 घंटे। 10 से 5 घंटे का मतलब कितना हो गया 10 2 12 और 3, मतलब नल ए को 3 बजे बंद कर दो तो टंकी ठीक 4 बजे भर जाएगी। कितने टाइम बजे भर दो, बंद कर दो 3 बजे बंद कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर, किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 52 किलोमीटर गति से 3.5 मतलब 3 घंटा 15 मिनट। तो 4 × 12 13, तो 52 गुणे 13/4, तो 13 चौका 52 मतलब कितना हो गया 169 किलोमीटर दूर है वो शहर। अब कह रहे इसको 65 से अगर तय किया जाए, 65 से तय किया जाए, 13 × 5 = 65, यहाँ कितना आ गया 13। सही है, 13/5 का मतलब कितना हो गया 5 दूनी 10,
यही ना, 5 दूनी 10, 10 3 13/5, 13 तो 2 घंटा, 3/5 को अगर हम बदलेंगे मिनट में तो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 तें 36। अब लग रहा है 2 घंटा 36 मिनट, तब लग रहा था 3 घंटा 15 मिनट, तो 24 मिनट और 15 मिनट 39 मिनट का समय बच जाएगा। कितना समय बच जाएगा दोस्त, 39 मिनट का समय आपका बच जाएगा इस तरीके से, अगर वो चाल को बढ़ा लेगा तब। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, एक नाव 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसी दूरी को वापस आ जाती है। औसत चाल आप जानते हैं 2UB/U+V होता है 2 × 30 × 60 बटे 60 30 90, यही करना पड़ेगा। तो आपका कितना हो गया, 30 × 90, 20 × 60, 20 दूनी 40, क्या आएगा, औसत चाल 40। औसत चाल कितना आएगी दोस्तों, 40। अगला क्वेश्चन देखिए, 50 विद्यार्थियों कक्षा में 40% लड़कियां हैं, पूरी कक्षा का औसत कितना है, 64.4 है। लड़कों का औसत 62 है, लड़कियों का औसत पता नहीं क्या है। अब देखिए 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां, लड़का लड़की का रेशियो 3:2 है, बस इतना ध्यान रखना है। लड़का लड़की का रेशियो कितना है, 3:2। यहाँ घटा लो तो कितना आ जाएगा, यहाँ जब आप घटाइएगा तो ये 60 64 क्या है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है तो इससे कम होगा, तो यहाँ आएगा x - 64.4 और यहाँ कितना आएगा 64.4 से 62 2.4। अब यही x - 64.4 बटे 2.4 बराबर 3/2, गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 128.8 बराबर ये 24 यहाँ 72, 7.2 आ जाएगा, 7.2। तो इसको इधर कर दो तो यह 2x बराबर कितना आ जाएगा, 128, इधर माइनस का जुड़ जाएगा 28 और 7 35, 36, 136 आ गया। तो x का मान कितना, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16, 68 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहीं है कि नहीं है, कहाँ पर है, 68 आपका करेक्ट आंसर। जब भी कभी आपके पास फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस मीन चॉइस रहेगी तो हमेशा वहाँ रूल ऑफ एलिगेशन लगाने का प्रयास करिएगा। कौन सा नियम, रूल ऑफ एलिगेशन। कौन सा नियम लगाएंगे, रूल ऑफ एलिगेशन। देखिए क्या दे रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर p, इसका मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p। क्यों, क्योंकि सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है। यहाँ से अगर हम सॉल्व कर देंगे तो 2 सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, p प्लस 1/p, मतलब p स्क्वायर प्लस 1/p आ जाएगा। अब ये किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, सेक थीटा की वैल्यू है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2p यहाँ हो गया। देखिए ये हो गया आपका p स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 2p, ये हो गया p स्क्वायर माइनस 1। अब ये वैल्यू ले जाके रखना यहाँ पर, कॉसेक थीटा क्या होगा, तो p स्क्वायर प्लस 1, p स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 के बाद यहाँ पर क्या है प्लस 1 बटे ये आपका p स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पे कितना आएगा -1। तो क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है आपका कॉसेक थीटा की वैल्यू कितना होगी, कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी ये इसके बटे ये होगी। कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, तो आपने कहा सर कॉसेक थीटा की वैल्यू होगी p स्क्वायर प्लस 1/p स्क्वायर माइनस 1
ऊपर +1 और नीचे p स्क्वायर +1 अपॉन p स्क्वायर -1, नीचे -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, p स्क्वायर +1 प्लस p स्क्वायर -1। इसको सॉल्व करूं क्या आएगा, p स्क्वायर +1 माइनस p स्क्वायर +1। तो ऊपर देखो ये कट गया तो क्या आ गया, 2p स्क्वायर, और नीचे ये क्या हो गया, 2 आ गया। तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा p स्क्वायर। क्या करेक्ट आंसर आएगा, p स्क्वायर आएगा। यहाँ आके थोड़ा सा इसने टाइम लिया। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूँ फिर हिंदी में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट P। कोई पॉइंट P है यहाँ पर, पॉइंट P से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये पॉइंट कोई P है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा है। अब आपसे कह रहा है सच दैट tan थीटा बराबर 12/5। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो गया आपका 12 है और ये क्या है 5 है, तो ये 13 होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपसे कह रहा है इफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ P फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये पॉइंट है, ये बेस है टावर का, 5, ये बराबर 75, तो 5 बराबर 75, तो 1 बराबर 15, तो 12 बराबर कितना होगा, 12 बराबर 180। और यही इस सवाल का आंसर। देखिए, भूमि पर स्थित किसी बिंदु P से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण थीटा है, जिससे tan थीटा बराबर 5/12, टावर के पांव से बिंदु की दूरी 75 है। ये 5 है, 5 12 13, 5 का मान 75, 1 का मान 12, 15, 12 का मान 180 हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कि ट्राइंगल ABC में A का समद्विभाजक BC से D पर मिलता है। कोई त्रिभुज ABC है और A का जो समद्विभाजक है ABC, A का जो समद्विभाजक है वो BC से D पर मिलता है। यदि AB 15 है, AB कितना है 15, AC 13 है, AC 13 और BC 14 है, BC पूरा कितना है 14 है, तो फिर कह रहा है तो बता दो DC का मान क्या होगा। अब आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कभी भी एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती हैं। तो ये आपका क्या होगा, अगर मैं आपसे कह दूं BD DC, तो BD is to DC ये बराबर भी 15 और 13 होगा। कितना होगा, 15 और 13 होगा। तो 15 13 कितना हो गया 28, 15 13 कितना हो गया 28, 15 13 कितना हो गया 28, 28 बराबर 14, तो 1 बराबर आधा, 1 बराबर आधा, तो ये 13 आया, 13 बराबर 6.5, अर्थात कि ये वाली साइड कितना होगी 6.5 DC। यही हमसे पूछा था मित्रों। क्या मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटता है जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती हैं। देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार 6 सेंटीमीटर, परिमाप 16 है, मतलब ये 5 है और ये क्या है 5 है, तभी परिमाप 16 होगा। इसका क्षेत्रफल b/4 √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। b मतलब आधार, 6/4 4a स्क्वायर, ये a है, ये क्या है आपका a है, ये दोनों a हैं। तो 25 चौका 100 और माइनस कितना 6 छंके 36, 64 का मतलब 8, तो 6/4 × 8 आ जाएगा। तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कितना आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी 176 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 2 पाई आर बराबर 176, कितना 176, 2 × 22/7 × r बराबर 176, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। आर कितना है, आर आ गया 28, आर कितना आ गया 28। अब अगर मैं आपसे पूछूं रास्ते का क्षेत्रफल
पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू, पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू। पाई कितना 22/7, डब्ल्यू कितना 7, 2r कितना r 28 56, डब्ल्यू कितना 7। तो ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, आ गया 22 और गुणे 56 और 7 कितना हो गया, 7 6 13 63, कितना हो गया 63। तो 1300 के ऊपर जा रहा 12 2 3 6, यही आपका करेक्ट आंसर होगा 1386 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई डब्ल्यू 2r प्लस डब्ल्यू। एक गोले का व्यास 14 है, अगर व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 चौक 28 ना, 22 चौक 88, 88 गुणे 7, 7 8 56, 7 8 56, 56 5 61, कितना 616। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपका अरिथमेटिक का मतलब मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर रहा मेरे टीए के दोस्तों के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये पेपर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, लाभदायक इन द सेंस कि बहुत उपयोगी होगा आपके लिए अगर आप इसको बार बार लगाएंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मिस्टर आर विशाल और मैं अपने टीए के दोस्तों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग का मॉडल पेपर। तो आइए दोस्तों देखते हैं रीजनिंग में आपके एग्जाम में रीजनिंग से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या होगा आपका थॉट प्रोसेस, क्योंकि हम चाहते हैं आपको सफल बनाना। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने, इफ o इक्वल 12। अब आप जानते हो कि यार o तो 15 होता है, अब ये कह रहा o इक्वल 12 है, तो 12 क्या होता है यल। मतलब अब आपके दिमाग में आया कि ये सवाल बनाने वाले ने ऑपोजिट लेटर लिख दिया। कौन सा लेटर लिख दिया, ऑपोजिट लेटर लिख दिया। इसका मतलब हम समझ गए कि सबका ऑपोजिट लेटर लिखना है। अब देखो यफ का ऑपोजिट क्या होता है, तो आपने कहा सर यफ का ऑपोजिट होता है यू, यू का मतलब 21, यू का मतलब क्या होगा, यू का मतलब 21 होगा, यू का मतलब 21 होगा। अब यफ ओ का मतलब आपको 12 दे ही दिया, आर का उल्टा कितना होता है आई, आई का मतलब 9, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 42। बस यही आप काम यहाँ कर दीजिए। यफ का मतलब यू, आर का मैं सीधे वैल्यू रख रहा हूँ, यफ का मतलब यू, यू का मतलब 21 सही ना, आर का मतलब आई, आई का मतलब 9, ओ का मतलब यल, यल का मतलब 12, यन का मतलब यम, यम का मतलब 13, टी का मतलब जी, जी का मतलब 7। उल्टा करना है इसका। तो अब जोड़ लीजिए 7 3 10 2 12, 12 9 21 1 22, 22 22 का मतलब 62 केवल इकाई आपने देखा और आपका काम पूरा हो गया। पहला सवाल ऑपोजिट लेटर से था, किससे था, ऑपोजिट लेटर से था। क्या करा, मैन इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ही टर्न 45 लेफ्ट। लेफ्ट के लिए हम डिग्री को माइनस में लिखते हैं और राइट के लिए टर्न 90 डिग्री राइट प्लस 90, इसका मतलब कितना आ गया प्लस 45। जिधर से चला होगा उधर से प्लस 45 का मतलब क्लॉकवाइज 45। अब वो किधर से चला था, ईस्ट से चला था, ईस्ट चला था, ईस्ट। अब यहाँ से मैं 45 ले आऊँगा तो ये आपका डायरेक्शन हो जाएगा, ये ईस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ ईस्ट का मतलब, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्व हो जाएगा और यही आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर है, यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याएं खास क्रम में हैं। अगर उस खास क्रम को पता करें और सही उत्तर ज्ञात करें। एक में से एक घटाया 0, 0 में 2 जोड़ा नहीं है तो अल्टरनेट है 1 3 3 5 5 7, 7 है क्या, करेक्ट आंसर 7 हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 में 2 जोड़ा, 2 में 1 3 आया, 3 में 2 जोड़ा 5। अब देखो यहाँ भी 2 जोड़ा, 2 के बाद फिर 4 जोड़ा, फिर 4 के बाद फिर आगे 6 जोड़ता, आगे हम बढ़ जाते। अगला सवाल आपका आपकी नज़रों के सामने, मेरी नज़रों के सामने ही रहना,
तो बेटा इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, फाइंड द अल्फ़ाबेट ग्रुप विच इज एडेड टू फिल इन द ब्लैंक ऑफ गिवन अल्फ़ाबेट सीरीज। जब भी कभी अल्फ़ाबेट सीरीज को भर रहे हो तो आप हमेशा जहां सबसे ज़्यादा गुच्छे में लेटर आ रहे हैं उसको पकड़ें। तो यहाँ पर क्या है आपका CLNCC, CLNCC, तो NCC यहाँ पे C आएगा, NCC 2 बार C आएगा, 2 बार C 3 जगह है, NCC, CCL आ गया, CCLCN, बात खत्म हो गई। जहाँ सबसे ज़्यादा लेटर उसको पकड़िए, वहाँ से आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि आखिर इसका पैटर्न क्या है, आखिर इसका पैटर्न क्या है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम मतलब ऑड, विच इज द ऑड क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद। आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद कोई वेद नहीं है, तीनों वेद हैं। आयुर्वेद क्या है, अलग से, तीनों हमारे 4 वेदों में से 3 वेद है, आयुर्वेद इसमें अलग है दोस्तों, आयुर्वेद क्या है, अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी भाषा में उंगली को पैर का अंगूठा, अच्छा उंगली को पैर का अंगूठा, उंगली को पैर का अंगूठा, पैर का अंगूठा को पैर, पैर को अंगूठा, अंगूठे को टखना, टखने को हथेली और पैर का अंगूठा कहा जाए, हथेली और पैर का अंगूठा तो हथेली को घुटना। उस भाषा में एक अनपढ़ व्यक्ति अपने हस्ताक्षर के लिए किसका, देखो हस्ताक्षर के लिए अनपढ़ आदमी अंगूठा लगाएगा, क्या लगाएगा, अंगूठा। अब तुम्हें देखना अंगूठे को टखना कहा जाता है तो आदमी टखना लगाएगा, क्या लगाएगा, अंगूठे को टखना कहा जाता है तो आदमी टखना लगा देगा, बस बात खत्म हो गई। ये मत सोचना कि टखने को कुछ और कहा जाता था हम उसको कर देंगे, नहीं भैया, टखना को मतलब अंगूठे को टखना कहा जाता है, काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति की ओर, मैं इंग्लिश भी पढ़ दे रहा हूँ, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन हु इज सिटिंग इन द गार्डन, अ गर्ल सेड ही इज ओनली ब्रदर ऑफ माय ग्रैंडपास ग्रैंडडॉटर, सो हाउ दैट मैन इज रिलेटेड टू हर मदर। अच्छा, एक बाग में बैठे एक व्यक्ति को इशारा करते हुए लड़की कहती है वह मेरे दादा, ये लड़कियां है जो ना, ये जो लड़कियां है वो कहती है मेरे दादा, मतलब दादा का मतलब इसके पापा के पापा, मेरे दादा की पोती, तो दादा की पोती तो यही लड़की हो गई, दादा की पोती का इकलौता भाई है, दादा की पोती का इकलौता भाई। तो बाग में बैठे व्यक्ति का संबंध उस लड़की के माँ से, उस लड़की की माँ का बेटा है क्योंकि इसका भाई है, ये क्या है, इसका भाई है। जहाँ से मेरा मेरी कहता है वहाँ से आप तुरंत फिगर बनाना स्टार्ट। जब भी ट्रायंगल गिनना हो 1 2 3 ले लिया आपने, 3 जोड़ दिया इसको, 1 2 3 का मतलब जोड़ दिया इसको आपने, 3 2 5 1 6 और हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3 1 2 3 क्षेत्रीय 18। कितने ट्रायंगल हैं, आपने कहा 18 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल हैं, 18 ट्रायंगल हैं दोस्तों, 18 ट्रायंगल। घोड़ा घुड़सवार चलाता है, कार को सॉफर चलाता है, जो गाड़ी चलाता है ना उसको सॉफर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सॉफर कहा जाता है, गाड़ी चलाने वाले को सॉफर कहा जाता है दोस्तों, गाड़ी चलाने वाले को सॉफर कहा जाता है। फिगर थोड़ा सा कम क्लियर आया है, थोड़ा नज़रों का अंदाज बेकार करके देखिएगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे था, यहाँ पर ऐसे था एंगल, फिर इसके बाद ये मुड़ गया, ऐसे हो गया, मतलब यूं मुड़ा, फिर यही ऐसे मुड़ गया। अब आपको पता है कि कैसे मुड़ेगा, ऐसे मुड़ जाएगा, इधर का मुंह हो जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा चित्र न्यायाधीशों विच illustrated the relationship among judge, thieves and criminal। तो जितने भी थीप्स होंगे सब क्रिमिनल होंगे, जज दूर होंगे। यही ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ी की स्थिति शिखर से 8वीं, ऊपर से वो 8वें पोजीशन पर है और नीचे से वही आदमी किस पर है, 84वें पोजीशन पे है। किस पे, 84। तो 84 8 92, 84 8 92 में से एक घटा लिया 91। पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, पोजीशन फ्रॉम अप,
प्लस पोजीशन फ्रॉम डाउन -1 इज इक्वल टोटल, ऊपर से प्लस नीचे से जोड़कर 1 घटा दें, काम बन जाएगा। अगला कह रहा है इंस्ट्रक्शन, चूज द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट लेटर। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तीनों स्टेट हैं। पुदुचेरी ये स्टेट नहीं है, यही आपका अलग हो जाएगा। पांडिचेरी अलग हो जाएगा। पांडिचेरी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। एक व्यक्ति का जन्म 6 अप्रैल 1976 को हुआ। कितना? 1976। 6 अप्रैल 1976 को क्या दिया है? ट्यूजडे। तो पहले दिन को काटो, रिमाइंडर 6। अप्रैल का मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 1440। इसका कोड कितना? 0। अब इसको 76 को 7 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 7 दहा में 70 से क्यों लास्ट को 6। अब आप क्या करो, इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग करो तो कितना हो जाएगा? 4 इक्का 4, 4 इक्का 4, कितना शेष बचा? 3, 4 9 36, 19 आ जाएगा। अब प्लस सदी देखो, 1900 प्लस 0 हो जाएगा। तो 6 6 12, 12 19 कितना? 12 19 कितना? 41। 12 19 41 को भाग करो, 7 5 35, शेष कितना आया? 6 आ गया। शेष कितना आया? 6 आ गया। 6 6 12, 12 10 22, 22 और 9 31 आ रहा। भैया कहाँ गड़बड़ी कर दिया तुमने? 31 आ रहा है। 6 6 12, 12 10 22 9 31, 31 भागे 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेष 3 आ गया। शेष 3 आ गया मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। कह रहा है मंगलवार था, उस दिन क्या था? मंगलवार था, जबकि इस हिसाब से आ रहा था बुधवार। एक बार फिर से देख लो, 6 अप्रैल 1976। क्या 1976 4 से कट रहा है, लीप ईयर है, फरवरी के बाद कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, सही है ना? तो हमने मंथ को 7 से भाग किया, 6 आ गया। अप्रैल है तो अप्रैल का कोड अप्रैल कोड कितना होता है? 1440 होता है। इसको आपने भाग किया 7 से, 7 इक्का 7 मतलब 11, 10 7 70, 6 आ गया। जब आपने इसको 4 से भाग किया तो कितना आया आपका? इसको जब आपने 4 से भाग किया तो 4 इक्का 4 और 4 9 36। अब देखिए 1900 है, 1900 का मतलब 0 उसमें जोड़ते हैं। तो 6 6 12, 12 10 22 9 31, 7 चौक 28, 28 3 31 मतलब संडे मंडे ट्यूसडे। संडे मंडे, संडे का कोड 1, मंडे टू ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे ही था, फिर करने की ज़रूरत नहीं थी कुछ, मतलब दिन सही दिया था, उसका बर्थडे था। तो हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? 1990 में मतलब कि 6 अप्रैल, मतलब कि ये मैंने अब अलग से टाइम खर्च कर दिया। 6 अप्रैल 1990 को कौन सा दिन होगा? तो देखो यहाँ शेष कितना आएगा? 6 अप्रैल का मतलब हो गया 0, यहाँ 90 है तो 7 से भाग करो पहले। 12 सते 84, 12 सते 84 कितना शेष आया? 84 का मतलब 6 शेष आया। कितना शेष आया? तो आपने कहा सर 6 शेष आया। इसको 4 से भाग करो, 22 चौक 88, 22 आया। 1900 प्लस 0 तो 6 6 12, 12 और 22 कितना? 12 और 22 34 हो गया ना, 12 22 34, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 6 बच गया। तो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। अब इस साल उसका जो जन्मदिन होगा, देखो भैया मैं अलग मेथड से इसको लगा रहा हूँ, मैं वो कोई लीप ईयर वाला सिस्टम नहीं लगा रहा हूँ। पहले दिन को हटाओ, फिर महीने को हटाओ, फिर साल को हटाओ, लीप ईयर निकालो, सेंचुरी देखो, काम खत्म। इसका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा, इसमें कोई भी सवाल आएगा तो आपसे बिल्कुल भी टाइम लेने वाला नहीं है। कह रहा है चूज द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, स्कूल में शिक्षा दी जाती है, एजुकेशन दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एजुकेशन दिया जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो आप, कह रहा है P का मतलब धन है, प्लस है, Q का मतलब, P का मतलब प्लस है, Q का मतलब गुणा है। सीधे रखना शुरू कर दो। 44 गुणे ये कितना है? 9। 44 गुणे 9, फिर कितना है? R। आर का मतलब कितना है? भाग है, भाग है, आर भागे 12, सही है। और फिर यस है, यस का मतलब माइनस है, -6। फिर क्यू का मतलब क्या है? गुणा है, क्यू का मतलब क्या है? गुणा 4, गुणा 4। पी का मतलब क्या है? प्लस, प्लस कितना हो जाएगा? 16,
पूछ रहा है मान क्या होगा, बोर्ड मास लगा दो। तो सबसे पहले भाग लगा दो, तो 44 9/12 गुणे 9/12 का मतलब क्या कर दो, गुणे 9/12 कर दो, इसको 9/12 सही है ना, गुणे 9/12 और माइनस कितना 6 चौक 24 और प्लस का 16 तो 3 चौक 12 3 तिहाई 9 11 चौक 44 11 चौक 44 ये कितना आएगा आपका 11 आएगा, कितना आएगा 11 आएगा 11 सही है ना। तो ये 11 आ गया अगर, तो 11 चौक 44 11 तिहाई 33 और यहाँ माइनस कितना आ रहा है 8, तो 33 में से 8 घटा लो, कितना आ गया 8 5 13 25, कितना आ गया 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, बस वैल्यू रख देना था। क्या करना था, बस वैल्यू रख देना था भैया। ये क्या है आपकी इमेज है, अब मिरर इमेज, तो ऐसे ही पलट जाए, जो पास में होगा वो पास में ही रहेगा, तो जो पास में होगा वो पास में ही रहेगा, ऐसे पलटेगा तो इधर से शुरू होगा, इधर से मतलब ये आपका, इधर से मतलब बी ऑप्शन, इधर से मतलब क्या होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन, काम खत्म। मिरर इमेज में क्या होता, बस ऐसे पलट दो, बस ऐसे घुमा दो, बस काम खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑप्शन गिव बिलो करेक्ट टू shows the proper sequence of the word probation interview appointment application form advertisement। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट होगा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, फिर इसके बाद इंटरव्यू होगा। 5 6 2 अगर एक जगह होगा तो मैं लगा के आगे बढ़ लूँगा, क्यों आप बाकी का टाइम क्यों ही खर्च करना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, इन सर्टेन लैंग्वेज हाउस HOUSE हाउस को क्या लिखा गया है, ABCDF लिखा गया है। अच्छा ABC, और होम को क्या लिखा गया है, होम को लिखा गया है ABJF। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है डायरेक्ट, देखो H का A कोड है, यहाँ H का A कोड है, कुछ मिल रहा है E का F कोड है, E का F कोड है, बात खत्म हो गई। माउस बताओ, यम का मतलब J, कहाँ पर, और O का मतलब B, JB 3 जगह है, U का मतलब 1 2 3 B, JBB, अरे नहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया, 1 2 3 JBC 3 जगह, वाह भैया। अब इसके बाद क्या है, यस का मतलब हो गया आपका इधर से दूसरा D, JBCD, काम खत्म। कॉमन कोडिंग डिकोडिंग थी दोस्त, कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। आपका क्वेश्चन डाइस का है, पासे की निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाएं लाल के सामने कौन होगा। देखिए पीला सफेद लाल, पीला सफेद काला, जब 2 सतहें कॉमन हो, जब 2 सरफेस कॉमन हो तो अनकॉमन सतह हमेशा विपरीत होती है। लाल का काला होगा, लाल का क्या होगा, काला होगा। जब 2 सतहें विपरीत कॉमन हो तो जो बचता है वही क्या हो जाता है, वही आपका करेक्ट आंसर। यहाँ एक देखिए कागज को मोड़ा, बस आप क्या करिए, कागज वाले क्वेश्चन में आप क्या करिए, मिरर लगा दीजिए, यहाँ क्या लगा दीजिए, यही मिरर लगा दीजिए, तो ऐसे ये खुल जाएगा। तो मतलब स्क्वायर चारों कोनों पर आ जाएगा, स्क्वायर चारों कोन। एक बार ऐसे खोलिएगा इधर, फिर ऐसे खोलेंगे, चारों कोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, कितने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं। अब आपसे बोल रहा है ए बी के दाएं है, ए बी के किधर है, ए बी के दाएं, बी को बैठा दिया, ए बी के दाएं है, ठीक है, बी के दाएं, ई बी के बाएं है, ई को यहाँ बैठा दिया, ई के बाएं है, परंतु सी के दाएं है, मतलब यहाँ सी है,
मतलब यहाँ कौन है, सी है, ठीक है, सी के दाएं, ए डी के बाएं है, ए डी के बाएं है, तो बीच में कौन है, बीच में बी है, बीच में कौन है भैया, बीच में बी है। कुछ नहीं करना है, जैसे आपका दायां, सबको नॉर्थ दिखाओ, आपका दायां उनका दायां, आपका बायां उनका बायां, जो बोलता जाए करते चले जाओ, काम खत्म। यहाँ देखो ये कह रहा भैया इसमें क्या आएगा, हमने कहा क्या दियो, 4 7 6 2 9, किसी एक को पकड़ो, किसी एक को पकड़ो जरा, जैसे इसी को पकड़ो, तो 9 में से 2 गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 में से 5 गया, 3 का स्क्वायर 9, बात खत्म। 7 में से 6 गया, 1 का स्क्वायर, एक ऑप्शन है क्या, हाँ ऑप्शन है, करेक्ट आंसर आपका 1 हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 6 8 72, बस कुछ नहीं, 3 का 2 गुना 6, 6 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 4 का 5 गुना, 5 का 6 गुना, 1 का 36 छक्का 216, 36 छक्का 216। बहुत तेज कर दिया सर आपने, इसलिए कर दिया कि पहला ही मॉडल पेपर है, थोड़ी दिमाग लगाइएगा क्या करना होगा। ये लाइन ऐसे आएगी, एक सर्किल इसमें बनेगा, एक सर्किल बनेगा, ये लाइन ऐसे आएगी, और देखो ये मैच कर रहा है, ये मैच तो इधर भी आएगा, बस यही आपको समझना था, यही आपको समझना था। ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी, ये मैच कर लेगा, ये लाइन आएगी और ये मैच कर लेगा, बस काम ख़त्म हो गया। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये रहे रीजनिंग के वो जाबाज 25 सवाल जो आपके अलग अलग चैप्टर से लिए गए और आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। आप कहें आपको कैसे पता एग्ज़ाम में पूछे गए, क्योंकि हम लोग दिन भर यही काम करते हैं, तो हमें पता चलना भी चाहिए। तो आप इन प्रश्नों को लगाएं, यूं ही हम लोग अपने टीए के दोस्तों के लिए हर दिन कोई ना कोई मॉडल पेपर लेके आते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीए की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन आ गया है उसका, टीए का, टीए फॉर टेरिटोरियल आर्मी, टीए एज यू नो, सबको पता है। तो टीए का जो ये नोटिफिकेशन आया है, पहली बात तो इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, टीए क्या है। अब इसका जो पैटर्न है, बेसिकली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इसमें इंग्लिश का पैटर्न या किसी सब्जेक्ट का क्या पैटर्न है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंडिया में बहुत कम ऐसे ना के बराबर प्लेटफार्म्स हैं जो आपको टीए का मटेरियल या कंटेंट्स प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपका हिंदुस्तान में एक और एक मात्र हमारी जो संस्था है मेजर कलसी क्लासेस, ये टीए का क्या मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में जितने डिफेंस की वैकेंसीज हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस है, जितने जो कंटेंट्स हैं, अगर आपको कोई जानकारी लेना हो तो हमारे इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खासतौर से जो मेन चैनल है हमारा, उस पर आपको सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अब हम टीए की बात करते हैं, तो टीए का जो नोटिफिकेशन आया है तो उसमें इंग्लिश का क्या रोल रहेगा, इंग्लिश कितने क्वेश्चन रहेंगे, मैं आपको बताने चल रहा हूँ एक मॉडल पेपर के थ्रू। टीए में बेसिकली जैसा कि अभी तक 25 क्वेश्चन आता रहा है, तो एक्सपेक्ट किया जाता है भाई कि 25 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट आपका जो आने वाली वैकेंसी आई है जो उसमें जो एग्ज़ाम होगा 25 क्वेश्चन आना चाहिए उसमें। तो 25 कैसे आता रहा है अभी तक का, वही पैटर्न में लेकर आया हूँ। तो ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या सिस्टम है टीए के एग्ज़ाम में, इसका इंग्लिश का क्या रोल है। चलिए हम लोग 1 बाय 1 थोड़ा तेज़ी से, मॉडल पेपर है, आपको लिए बताना है कि पैटर्न क्या है टीए का। ठीक भाई, तेज़ी सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे आपका साइनो बन गया, साइनो मतलब सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं, आपका एक आता है 1 या 2 सिनोनिम्स। अब जैसे रैत का साइनो पूछ लिया आपके यहाँ एग्जामिनेशन में, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस साइनो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समटाइम्स फ्लक्चुएट कर सकता है नंबर ऑफ साइनो, समटाइम्स 2, समटाइम्स 3, समटाइम्स 1। तो यहाँ पर रैत का वो सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो रैत का मतलब क्या होता है? रैत का मतलब होता है एक्सट्रीम एंगर होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, गुस्सा, नाराज़गी। फिलहाल यहाँ पर रैत का आंसर हो जाएगा एंगर। ठीक, यहाँ पर वायलेंस जो आपके रिमेनिंग ऑप्शन है, वायलेंस होता है हिंसा, मारपीट, हैट्रेड में होता है घृणा होता है, जेलसी में होता है ईर्ष्या। रैत का आंसर हो गया एंगर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 1, ये भी आपका साइनो है। अब दूसरा साइनो अगर उसने पूछा कि भाई हर्डल जो वर्ड है इसका साइनो क्या होगा। अब हर्डल की आपको मीनिंग आनी चाहिए। हर्डल का मतलब होता है अवरोध, अवरोध या बाधा।
तो हर्डल का साइनो बन जाएगा यहाँ पर आपका ऑब्स्टेकल। क्या बन जाएगा? ऑब्स्टेकल बन जाएगा। अच्छा भैया, अपोजिशन में क्या होता है? विरोध होता है, सस्पिशन होता है, संदेह होता है, थ्रो मतलब होता है किसी चीज़ को फेंकना। तो यहाँ पर हर्डल का साइनो पूछा है तो हर्डल का साइनो हो जाएगा ऑब्स्टेकल। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, एंटो पूछता है। अब एंटो में समटाइम्स 1, समटाइम्स 2, समटाइम्स 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर सकते हैं, 2, 3, 1 ऐसे। तो यहाँ पर जैसे एंटो का मैंने 2 एंटो दिए हैं, तो यहाँ पर एंटो पूछा वर्च्यू का एंटो क्या होगा। अच्छा भाई, तो वर्च्यू का एंटो क्या होगा? वर्च्यू मतलब होता है अच्छे गुण, सद्गुण। तो इसका एंटो हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे वाइस। एग्जामिनेशन में ये सब वर्ड कई बार पूछे गए हैं, ये आपके PYQ से, मतलब मैंने PYQ उठाया है सब। तो वर्च्यू अच्छे गुण, वाइस बुरे गुण, सद्गुण अवगुण। फूल मतलब होता है बेवकूफ़ व्यक्ति, अनट्रू मतलब होता है असत्य, डिफीट मतलब होता है किसी को हराना या पराजित करना। अगला क्वेश्चन, ये भी एंटो, देखो ये भी एंटो है आपका। प्रोफाउंड मतलब होता है गहरा, गहरा या गहरी। अब गहरा का इन चारों में से कौन सा सिमिलर वर्ड है जिसका मतलब गहरा हो? नहीं, एंटो पूछ रहा है। देखो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जामिनेशन जब आप जाएं तो डायरेक्शन में क्या पूछा गया है? साइनो पूछा गया है कि एंटो पूछा? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो एंटो पूछा गया है तो प्रोफाउंड में होता है गहरा, तो जहाँ गहराई ना हो, यानी छिछला, जहाँ कम गहरा, इसकी आपको इंग्लिश फाइंड आउट करना है। तो मिस्टीरियस में होता है रहस्यमयी, डिफ़िकल्ट कठिन होता है, सुपरफ्लुअस मतलब फालतू होता है, सुपरफिशियल ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब होता है कम गहरा, जहाँ पर गहराई बहुत कम हो या ना के बराबर हो। तो प्रोफाउंड का एंटो हो जाएगा सुपरफिशियल। अगला देखें, आपके यहाँ समटाइम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आता है, जैसा कि वोकैब के 5 सेक्शंस हैं, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो 5 में से लगभग 5 आपको कवर करना है। कभी कभी 1-2 छोड़ देता है, कभी कभी 5 दे देता है, पढ़ना आपको 5 है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक सेंटेंस गिवन होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। इस सेंटेंस के लिए आपको एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करना होता है कि हम एक कौन सा ऐसा वर्ड यूज़ कर दें कि वो वर्ड इक्वल टू हो जाए इस पूरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स के। चलो भाई, अ प्लेस ऐसा स्थान वेयर जहाँ पर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर चिड़ियों को रखा जाता है। ऐसा स्थान जहाँ पर चिड़ियाँ रखी जाती हैं, चिड़ियों को रखा जाता है, पाला जाता है। अच्छा, ये हो जाएगा भैया आपका अवियरी, पक्षीशाला बोलते हैं, पक्षियों के रहने का, रखने का स्थान। एपियरी होता है जहाँ पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। एक्वेरियम होता है जल जीवशाला, और सैंक्चुरी होता है अभ्यारण्य। फिलहाल आंसर इसका हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला, इडियम्स एंड फ्रेजेज, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका लिटरल मीनिंग तो कुछ और हो, लिटरल मीनिंग, लेकिन जिसका फिगरेटिव मीनिंग कुछ और हो। मैंने कहा टू स्मेल अ रैट, तो इसका मतलब होता है कि मरा हुआ चूहा की महक। फिलहाल यहाँ पर हमको लिटरल मीनिंग नहीं, यहाँ पर हमको फिगरेटिव मीनिंग फाइंड आउट करना है। तो टू स्मेल अ रैट होता है कि किसी की चाल को समझ जाना, कहीं पर कुछ गड़बड़ होना, कहीं पर कुछ मामला गड़बड़ होना। मतलब इसका फिगरेटिव मीनिंग है इन इंग्लिश टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और अ डिसीट। कोई आपको धोखा देने वाला है, कोई आपके खिलाफ चाल चल रहा है, तो उसको आप क्या करें, समझ जाएं, आपको वो थोड़ा सा एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज कमेंट्स हर्ट मी डीपली। देखो वॉइस नरेशन तो एक ऐसा सेगमेंट है इंग्लिश का कि मोस्ट ऑफ द आप कह सकते कॉम्पिटिशन, ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में इसका क्वेश्चन जरूर रहता है। एनडीए वगैरह छोड़ दें हम तो लगभग सब में इसका अच्छा खासा रोल है। जैसे मैंने कहा भाई, हिज कमेंट हर्ट मी डीपली। अब देखना कि ये सेंटेंस हमारा एक्टिव में है कि पैसिव में है। एक्टिव में हो पैसिव में चेंज कर दो, पैसिव में हो एक्टिव में चेंज कर दो। अच्छा भाई, हिज कमेंट हर्ट, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वर्ब बी की फॉर्म नहीं है, इसके अलावा सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो इसका टेंस क्या है,
यहाँ पर देखो हिज कमेंट आया है, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा क्या भैया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। अब हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसका मतलब सेंटेंस हमारा या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो हर्ट में एस लगा होता, हर्ट्स होता, इसमें आपका एस नहीं लगा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब में एस ही आई है, यानी कि ये वर्ब V2 है आपका। V2 मतलब पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में पास्ट के इंडेफिनिट में पैसिव में वाज एवर आता है। अब देखो वाज एवर यानी ये कुड आउट हो गया, शुड आउट हो गया, और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो बनता है हमारा सब्जेक्ट, यानी आई से स्टार्ट होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि एक वॉइस या दो वॉइस, तीन वॉइस, ऐसे क्वेश्चन आपके पुटअप किए जाते हैं। वॉइस का नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर दिया गया जैसे ग्रैंडफादर वाज डिगिंग द फ्लावर बेड्स। अच्छा, वाज डिगिंग ये आपका पास्ट का कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, वैसे तो देखिए मैं जब YouTube पर आपको पढ़ाऊंगा वॉइस नरेशन इस टाइप के टॉपिक्स, वहाँ पर मैं पूरा कंसेप्ट बताऊंगा कि किसका क्या सिस्टम है। फिलहाल यहाँ पर मॉडल पेपर है तो बहुत तेज़ी से मैं इसको सॉल्व करना चाहूँगा। सेंटेंस अगर आपका कंटिन्यूअस है, एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में कुछ नहीं करना है, आपको बीइंग का प्रयोग कर देना है। यानी ये जो मेन वर्ब होती है एक्टिव वॉइस की, ये तो बन जाती है आपकी V3, ठीक है। और इसी के ठीक पहले हम यूज़ कर देंगे पैसिव में क्या चीज़, बीइंग का यूज़ कर देंगे। हर कंटिन्यूअस टेंस में जो एक्टिव वॉइस की मेन वर्ब होती है वो बन जाती है पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसी के ठीक पहले आ जाता है आपका बीइंग। दो बीइंग कितने में आया बीइंग, अच्छा बीइंग आया है 2 में, लेकिन बीइंग आएगा किसके साथ में, वाज एवर के साथ में बीइंग आएगा। तो यहाँ पर फ्लावर बेड्स के साथ में आ गया वर्ब बीइंग, और डिगिंग का V3 हो जाएगा डग। यही आपका आंसर हो गया बेटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखिए अगला कुछ, ये भी नरेशन है आपका, अच्छा ये नरेशन है आपका। अब देखो वॉइस और नरेशन तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई। प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग डेंजरस सेड हिज वाइफ। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आप सेंस निकाले, प्लीज़ मतलब कोई किसी से बहुत गिड़गिड़ा के कुछ कह रहा है, बड़ा विनम्र निवेदन कर रहा है, प्लीज़ कहने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब तुरंत देखेंगे, या रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर क्या है, बेग्ड, आस्क्ड नहीं। यहाँ जब प्लीज़ 2 टाइम्स अगर यूज़ किया गया है तो यहाँ आस्क्ड तो नहीं होगा, आप वैसे भी एलिमिनेट इसको कर सकते हो 2 ऑप्शंस को। बच्चा बेग्ड, अब हिज वाइफ उसकी पत्नी ने बेग्ड हिम उनसे गिड़गिड़ा कर अनुरोध किया नॉट टू। अच्छा, यहाँ पर इसको अगर हम अलग करें, ये सेगमेंट जो आपका रिपोर्टेड स्पीच का है, तो ये डोंट से स्टार्ट हुआ, मतलब कि आपका ये है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में हम नॉट टू, अगर नेगेटिव है तो नॉट टू का यूज़ करते हैं, मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो गया सही। अब ये कैसे क्या हो जा रहा है, कौन सा मैं बता दे रहा हूँ आंसर, इसको इन डिटेल में जानना है तो मैं लेकर आऊँगा आपके लिए YouTube पर बहुत ज़बरदस्त क्लास, उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि क्या सिस्टम है हर चीज़ का। चलो भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट योर बुक्स, अपनी किताब खोलें और उसको देखें, मतलब उसको पढ़ें। अच्छा भाई, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, आपका नरेशन है, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। इन्वर्टेड कामास के अंदर स्टेटमेंट होने का मतलब द सेंटेंस इज इन डायरेक्ट नरेशन। यहाँ पर एक नाउन आया, इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस का नाउन। क्या है ये, वोकेटिव केस का नाउन। जब भी इन्वर्टेड कामास के अंदर किसी वोकेटिव केस के नाउन का यूज़ किया गया हो तो उस नाउन को हम बना देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखो ये जो द टीचर सेड स्टूडेंट्स लुक एट सेंटेंस आपका स्टार्ट हुआ है वर्ब से, यानी कि इम्परेटिव है। तो टीचर ने बच्चों से कहा, अच्छा द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। अब दैट कंजंक्शन यहाँ पर आएगा नहीं, दैट तो आता है आपका सेंटेंस असर्टिव, एक्सक्लामेटरी या ऑब्जेक्टिव होता है, तब सेंटेंस हमारा इम्परेटिव। अच्छा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट नहीं आएगा, कंजंक्शन दैट नहीं आएगा यहाँ पर। अच्छा, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, दैट यहाँ भी नहीं आएगा, कंजंक्शन दैट आएगा नहीं। फिर क्या आएगा, प्रेपोजिशन आता है आपका। जब रिपोर्टेड स्पीच आपका इम्परेटिव हो तो कंजंक्शन आता, कंजंक्शन के स्थान पर प्रेपोजिशन टू का यूज़ करते हैं हम लोग। ऑप्शन डी इज राइट हियर, डी सही है आपका।
अगला देखें, यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है देयर आर 4 वर्ड्स, 4 वर्ड दिए गए हैं, उनमें से किस एक की स्पेलिंग क्या है, मिस स्पेल्ड। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में देता है फाइंड आउट मिस स्पेल्ड और फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड। चलिए भाई देखिए, आप ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रिशस सही है आपका, करेजियस देखो भैया, करेजियस में आई कहाँ यहाँ पर, यानी कि यही गलत है और गलत ही आपको फाइंड आउट करना, इट मीन्स ऑप्शन बी इज़ राइट हियर, इसी की स्पेलिंग गलत है। बाकी ए, सी और डी तीनों की स्पेलिंग्स सही हैं, सही हैं। अगला देखें, ही डील्स जनरल मर्चेंट। अब देखिए ही डील्स, अब यहाँ पर देखो मैं आपको बताऊंगा, क्लास में भी बताता हूँ, आपका ऐप की क्लास में भी बताता हूँ, यूट्यूब पर भी बताता हूँ कि भाई डील एक वर्ब है, डील अपने साथ में डिफरेंट प्रेपोजिशन लेती है, अलग अलग प्रेपोजिशन लेती है और इसके साथ में अलग अलग प्रेपोजिशन आते हैं तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। अगर मैं यहाँ बोलूँ डील विथ भी होता है, डील इन भी होता है, डील इन होता है किसी चीज़ का व्यापार करना, डील विथ होता है किसी के साथ बर्ताव या व्यवहार करना। तो यहाँ पर ही डील्स, यहाँ पर भी आगे दिया गया है जनरल मर्चेंट, यानी वो जनरल मर्चेंट का क्या करेगा, व्यापार करेगा, सीधी सी बात है। क्या हो जाएगा, डील्स इन हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रेपोजिशन भी पूछा जाता है आपके यहाँ, प्रेपोजिशन एक अच्छा वेटेज वाला टॉपिक है। अगला देखें, सी हैड नॉट बीन टू सच, अच्छा सी हैड नॉट, ये देखो यहाँ पर देखो एक वर्ड आ गया है नॉट। अब ध्यान दीजिएगा, नेवर अपने आप में खुद ही एक नेगेटिव वर्ड है, नॉट आ गया तो नॉट नेवर हो नहीं सकता है। हार्डली और सेल्डम ये भी अपने आप में एक नेगेटिव सेंस रखने वाले एडवर्ब्स हैं, तो इनके साथ में कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आता। दूसरा ये बचा हमारा एक एवर, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड है, तो इसके साथ में किसी दूसरे नेगेटिव वर्ड का यूज कर सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका एवर, हो जाएगा आपका एवर। अगला देखें, ही वुड हैव गॉन विद यू, वो आपके साथ में चला गया होता। इफ़ कंडीशनल सेंटेंस है, बार बार बताता हूँ, देखियो मैंने जो है एमकेसी के मेन चैनल पर एक वीडियो भी बना के डाला हुआ है कंडीशनल सेंटेंस का, जो कि 3 ही रूल हैं और वो हर एग्ज़ाम पर अपना उनका दबदबा रहता है, लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कंडीशनल सेंटेंस फ्यूचर का, प्रेजेंट का, पास्ट का, अनफुलफिल्ड कंडीशन को बताने वाला कंडीशनल सेंटेंस। फिलहाल यहाँ पर ये पास्ट की कंडीशन को और रिजल्ट को बताने वाला कंडीशनल सेंटेंस है, जिसमें हम इफ़ के बाद में स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं हैड प्लस V3 का, और इफ़ के पहले यूज़ करते हैं वुड हैव प्लस V3 का। उसमें मैंने आपको देखो, अगर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको जानना है तो मैंने एक छोटा सा वीडियो शूट किया है एमकेसी के मेन चैनल पर, वीडियोज़ में जाकर आप उसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा आपका हैड आस्क्ड, दिस वन। अगला देखिए, स्पॉटिंग एरर है, एक सेंटेंस को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका सी तक। फिर आपको फाइंड आउट करना है भाई पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट सी में कहीं कोई ग्रामर का एरर तो नहीं है। अगर किसी पार्ट में ग्रामर का कोई एरर हो तो वही पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ से लेकर के पार्ट सी तक जो कि सेंटेंस है आपका, किसी पार्ट में कोई एरर नहीं है तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। ठीक भाई, अब देखो हमेशा ध्यान रखिए, देखिए मैं हमेशा एक बात बताता हूँ, जैसे मतलब एक ट्रिक के रूप में एक बात बताता हूँ मैं, कि कभी भी जब आपको कंजंक्शन अनलेस दिखे, अनलेस हो या अनटिल, तो इसके बाद में कभी भी कोई मॉडल वर्ब नहीं आ सकती है, नेवर एवर, कभी भी नहीं। तो यहाँ पर हम विल का यूज़, अनलेस के बाद विल, शैल या किसी भी मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हम। यहाँ विल आपका गलत है, और जब रिटर्न नहीं है तो मिस्टेक हो गया, अनलेस यू रिटर्न नॉट रिटर्न्स, विल यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पर हम इसको हटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, फिर स्पॉटिंग एरर आ गया भाई। गुलिवर्स ट्रेवल्स हैव लॉट्स ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरीज फॉर यंग रीडर्स। अब देखो यह क्या है भाई, आपका गुलिवर्स ट्रेवल्स इज द नेम ऑफ अ बुक। गुलिवर्स ट्रेवल्स क्या है, एक पुस्तक का नाम है। तो जो पुस्तक का नाम होता है, नेम ऑफ एनी बुक, नेम ऑफ एनी सब्जेक्ट, नेम ऑफ एनी स्पोर्ट्स, नेम ऑफ एनी कंट्री, नेम ऑफ एनी डिजीज़,
ये सब माने जाते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसके लिए अगर कोई वर्ब यूज़ करना हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यहाँ पर हैव नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा हैज़, तो हो जाएगा हैज़। अगला क्वेश्चन देखिए। None of the two boys was present at the school meeting, so the principal was very angry with them. यहाँ पर दा नहीं होगा, ये गलत आ गया है, with them। अब देखो, अब यहाँ पर ये none क्या है, एक इसको हम बोलते हैं indefinite pronoun। none का यूज हमेशा होता है कम से कम 3 या 3 से अधिक के लिए। 3 या 3 से अधिक व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो तो इसका हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम दो के कॉन्टेक्स्ट में हम नन का यूज नहीं कर सकते हैं। फिर नन का सब्स्टिट्यूट नीदर हो सकता है, यहाँ पे नीदर हो सकता है। अच्छा भाई, तो पार्ट ए में एरर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखें। ऑन अर्थ, ये PQRS हो गया। ये क्या है, इन्होंने क्या कर दिया भाई, 3 मतलब एक सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया और उसको डिसऑर्डर वे में रख दिया गया है। अब इसको चारों पार्ट्स को मतलब हम इसको जोड़ करके आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। तो अब आपको फाइंड आउट करना है भाई, इसमें कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे, सेंटेंस मुकम्मल बनाएंगे एक, तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे होती है, कौन सा स्टार्टिंग में आएगा, कौन सा मिडिल में आएगा, कौन सेकंड लास्ट आएगा, कौन लास्ट आएगा, ये आपको यहाँ पे डिसाइड करना है। अच्छा भाई, कई तरीके हैं। तो क्वेश्चन ये PQRS को करने के लिए देयर आर सो मैनी मेथड्स, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम देखें, सबसे पहला तरीका होता है कि आपको फाइंड आउट करना है भाई, जब हमको एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे बढ़िया कि पहले आप सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें, फिर वर्ब को फाइंड आउट करें, आफ्टर दैट आप ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। ये आपके 3 हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अच्छा भाई, अब चारों में से अगर आप वर्ब को सब्जेक्ट को फाइंड आउट करें तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द नोबलेस्ट डीड्स, सबसे जो अच्छे काम हैं, कार्य हैं। सेंटेंस हमारा क्यू से स्टार्ट होगा क्योंकि यही हमारा एक सब्जेक्ट बनेगा। अब ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, द नोबलेस्ट डीड्स दैट हैव बीन डन ऑन अर्थ हैव नॉट बीन डन फॉर गोल्ड। अच्छा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी, यहाँ पर देखो देखना होता है ग्रामर का एक कोई ना कोई क्लू मिल जाता है इसमें कि भाई ये इसको इससे कनेक्ट करो। तो ये फ़िलहाल एक दिन का गेम नहीं है, अगर इसको आप बढ़िया सॉल्व करो, खासतौर पर अगर आप हमारे प्लेटफार्म का सहारा लो और मैं आपको बताऊं तो आप चीज़ों को बहुत इजीली समझ जाओगे। उसी चीज़ को आप सेल्फ स्टडी करोगे, बुक से सेल्फ स्टडी करोगे तो हो सकता है चीज़ें समझ में आए लेकिन बहुत समय लग जाए आपको, या उतनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को ना समझ पाएँ। तो चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका PQRS है। इसमें क्या भाई, इसमें वही है आपका, क्योंकि एक सेंटेंस को इसमें स्प्लिट करके 4 सेगमेंट में बांट दिया गया है। करना क्या है आपको, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है भाई, तो चारों में देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका यहीं पर मिल रहा है आपको, इट इज, यानी सेंटेंस की शुरुआत हमारी एस से होगी, ये 100% है, यानी ये तो एलिमिनेट हो गया वैसे भी क्यू वाला। अब एस से 2 स्टार्टेड हैं। इट इज़ वेरी प्लीजेंट, ये बड़ा ही सुखद है, बड़ा ही अच्छा है। क्या, टू सी द जेंटल फ्लो, टू सी द जेंटल फ्लो, क्यू आ जाएगा, एस के बाद में क्यू, आंसर हो जाएगा आपका ए। अब मैं कैसे बोल दिया कि भाई एस के बाद में क्यू आ जाएगा, इसको सबको जानने के लिए या तो आप कोशिश करें कि हमारे यहाँ से आप जो एक इसका ऑनलाइन कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं आप, हमारे यहाँ जो ऑफलाइन कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं आप, थोड़ा बहुत हमसे यूट्यूब पर भी आप सहारा ले सकते हैं। ठीक है, बहुत चीप एंड बेस्ट आपको जो रेट रखा गया है ऑफलाइन ऑनलाइन का, तो बड़ा ही मतलब इतना सस्ता कर दिया गया है कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, और कंटेंट्स टॉप क्लास का आपको, जितना कि आप सोचे भी नहीं होंगे। चलिए फिलहाल इसमें ऑप्शन ए सही है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। PQRS, द फ्लोर शुड बी कर्टेन्ड, स्टॉप इकोइंग, बी कारपेटेड एंड द वॉल शुड। सीधी सी बात है यहाँ पर सेंटेंस की स्टार्टिंग जो कि सब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट हमारा है द फ्लोर,
पी से स्टार्ट होगा, तो पी से तो चारों स्टार्ट हैं। फ्लोर को क्या किया जाता है, फर्श पर जो है कालीन बिछाई जाती है, तो पी से आपका जुड़ जाएगा आर। पी के बाद में आर कहीं है, पी के बाद में आर है, यही आपका आंसर हो गया। तो कुछ सारे पी क्यू आर एस में ग्रामर के कहीं ना कोई क्लूज होते हैं, या तो फिर अगर बहुत सिंपल वर्ड्स में हो तो मीनिंग के बेसिस पर उसको सेट कर सकते हो, नहीं तो ग्रामर का कोई ना कोई क्लू मिलेगा ज़रूर। अब देखो अगला पैसेज आता है आपके यहाँ कभी कभी, समटाइम्स पैसेज, समटाइम्स क्या मान के चलो कि पैसेज एक आता ही आता है और उसी पर बेस्ड होता है आपका 5 क्वेश्चंस। अब देखो मैं पैसेज को थोड़ा तेज़ी से पढ़ता हूँ और आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहाँ पर केवल एक पैटर्न आपको बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन टीए में पूछे जाते हैं। चलें भाई, द हार्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बता रहे हैं कि हार्ट जो है, जो हृदय होता है आपका दिल, ये मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उन्हीं में से एक है। आपका जो हृदय है मानव शरीर के सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट्स या जो अंग हैं, उन्हीं में से एक क्या है, आपका हार्ट है। अच्छा भाई, द हार्ट, जो हार्ट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो हार्ट है, हैज़ द कंटिन्यूअस जॉब टू कीप ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्लोइंग थ्रू द बॉडी। इसका जो हार्ट का काम क्या होता है, ये ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को, ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को क्या करता है, पूरे शरीर में फ्लो करता रहता है, मतलब भेजता रहता है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को ये सर्कुलेट करता रहता है, ये काम है आपके हार्ट का। ऑल द बॉडीज सेल्स, बॉडी के जितने भी हमारे सेल्स हैं, नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको लगातार ऑक्सीजन चाहिए, पार्टिकुलरली विशेष रूप से इन द ब्रेन। जो हमारे मस्तिष्क की सेल्स हैं वो तो बिना ऑक्सीजन के रह ही नहीं सकती हैं। द ब्रेन सेल्स, जो मस्तिष्क की सेल्स हैं, लिव, जीवित रह सकती हैं ओनली 4 to 5 मिनट्स आफ्टर द ऑक्सीजन इज कट ऑफ एंड डेथ कम्स टू द एंटायर बॉडी। बता रहे हैं कि हमारे जो मस्तिष्क की सेल्स हैं 4 से 5 मिनट, यानी 4 से 5 मिनट तो ठीक है, अगर इसके बाद उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो तुरंत डेड हो जाएंगी। और मस्तिष्क के सेल्स के डेड होने का मतलब कि पूरी शरीर आपकी ख़त्म। अच्छा भाई, हार्ट डिजीज़, जो हृदय की बीमारियां हैं, कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज। हृदय की जो बीमारियां होती हैं वो कैसे होती हैं, अगर हार्ट में कोई डैमेज आ जाए। हार्ट डिजीज़ कैन रिजल्ट फ्रॉम डैमेज टू द हार्ट मसल्स। ये देखो हार्ट मसल बोल रहा है, हार्ट के मसल्स में अगर कोई डैमेज आ जाए, थोड़ा अगर कोई उसमें क्षति हो जाए तो आपका क्या होता है, हार्ट वो रोगग्रस्त हो जाता है। द वाल्व्स और द पेसमेकर। अच्छा, अगर जो हार्ट का वाल्व्स है अगर उसमें कोई समस्या आ जाए तभी आपका हार्ट जो है ख़राब होने की संभावना होती है। आपका पेसमेकर, तो ये हार्ट के पार्ट्स हैं, क्या मसल्स, वाल्व्स, पेसमेकर, बेसिकली 3 पार्ट से मिलकर ये बना होता है। तीनों में से अगर कोई भी डैमेज हुआ तो हार्ट आपका ख़राब होने लगता है। अच्छा भाई, इफ़ द मसल्स इज़ डैमेज्ड, अगर हार्ट की मसल डैमेज हुई तो द हार्ट इज़ अनेबल टू पंप प्रॉपरली। मसल्स के डैमेज होने पर हार्ट, जो आपका हार्ट है वो पंपिंग करने में क्या हो जाता है, असक्षम हो जाता है, मतलब पंपिंग नहीं कर पाता ठीक से। इफ़ द वाल्व्स आर डैमेज्ड, अगर उसकी वाल्व्स ख़राब होती हैं, डैमेज होती हैं, तो ब्लड कैन नॉट फ्लो नॉर्मली, तो जो ब्लड है आपका वो पूरी बॉडी में नॉर्मली फ्लो नहीं कर पाता है। डॉक्टर जॉन गिब्बन, एक डॉक्टर साहब हैं, आप यूएसए अमेरिका के डॉक्टर जॉन गिब्बन, इन्होंने डेवलप किया था, बनाया था मशीन, एक मशीन इन 1953 में, दैट कुड टेक ओवर टेम्पोरेरली फ्रॉम द हार्ट। अमेरिका के जॉन गिब्बन साइंटिस्ट थे, उन्होंने सन 1953 में एक ऐसा हार्ट मशीन बनाया जो कुछ समय के लिए हार्ट के स्थान पे हार्ट का काम कर सकती थी टेम्पोरेरली।
सर्जन्स हैड द चांस टू रिपेयर और रिप्लेस अ डिफेक्टिव हार्ट। किसी व्यक्ति का हार्ट अगर डैमेज्ड हो जाए तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं हार्ट के, वो कुछ देर के लिए मनुष्य के हार्ट को निकाल करके आर्टिफिशियल लगा देते थे, और उसको रिपेयर करने का अगर चांस रहता तो रिपेयर करके उसको फिर लगा देते थे। मैनी पेशेंट्स हैव हैड प्लास्टिक वाल्व। बहुत आदमियों के शरीर में जो है प्लास्टिक का वाल्व पड़ा होता है। इंसर्टेड इन देयर हार्ट्स व्हेन देयर हार्ट्स वर फॉल्टी। आपने सुना होगा कि भाई उनके हार्ट का जो वाल्व था वो डैमेज्ड हो गया है, तो आर्टिफिशियल लगता है, प्लास्टिक का लगाया जाता है। मैनी पीपल आर नॉट बीइंग केप्ट अलाइव विथ टिनी बैटरी ऑपरेटेड पेसमेकर। लेकिन जो आपका ये बता रहे जो हार्ट ये मैन मेड था, जो यूएसए के साइंटिस्ट ने बनाया था, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उसमें एक बैटरी रहती थी, बैटरी बहुत कम चलती थी, पता लगा हार्ट लगा है, अब पता लगा कि बैटरी ख़त्म हो गई, तो बैटरी ख़त्म हो गई, हार्ट जैसे रुका, आदमी डेड। अब देखो, ये देखो, अब इसी पर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस हैं। नॉर्मल पैसेज था, नॉर्मल ही क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन क्या है? इफ़ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कट ऑफ। बता रहे हैं यदि ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए, कट ऑफ कर दिया जाए, तो द ब्रेन सेल्स सर्वाइव। जो मस्तिष्क की हमारी जो सेल्स हैं वो कितनी देर तक सर्वाइव कर सकती हैं? पहली बात 4 to 5 मिनट्स, 9 to 10, 15 मिनट्स फॉर एन आवर। अभी बताया गया कि जो हमारे बॉडी की जो सेल्स हैं, तो हमारी जो पूरी बॉडी बनी है किससे मिलकर बनी है? सेल से मिलकर बनी है। तो अगर हमारे मस्तिष्क में केवल 4 to 5 मिनट्स तक ऑक्सीजन ना पहुँचे तो जो ब्रेन की सेल्स हैं वो तुरंत डेड हो जाती हैं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका दिस वन, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 से 5 मिनट तक ही सर्वाइव कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्ट सेंड्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। जो हृदय है आपका ऑक्सीजन से भरपूर ब्लड को कहाँ कहाँ भेजता है? टू द एंटायर बॉडी, पूरी शरीर में भेजता है, पूरे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जॉन गिब्बन ऑफ यूएसए डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट। जॉन गिब्बन ने एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। कब? 1953 में मेंशन्ड है आपका पैसेज में, एकदम क्लियर स्पष्ट एकदम दिया गया है आपका। आगे देखिए, हार्ट डिजीजेस अकर फ्रॉम। जो हार्ट की बीमारियां हैं कैसे होती हैं वो? तो 3 हैं आपको बताया कि उसमें से एक है कि जब हार्ट का मसल्स डैमेज्ड हो जाए तब हार्ट की डिजीज उत्पन्न होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, ऑल द बॉडी सेल्स नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ। पूरे बॉडी में कांस्टेंट सप्लाई चाहिए किस चीज़ की? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की सप्लाई। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन हमेशा चलते रहना चाहिए, ऑक्सीजन रुका नहीं कि पूरी आपकी बॉडी डेड। तो चलिए ये हुए आपके टीए के 25 चुनिंदा क्वेश्चंस। और मैं आपको फिर अंत में बता दूं कि डिफेंस, हिंदुस्तान में डिफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो मात्र और मात्र आपका मेजर कल्सी क्लासेज एक ऐसी संस्था है जो आपको छोटे से लेकर बड़ा कंपटीशन डिफेंस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, दमदार कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करता है। और आपको अगर आप चाहें एडमिशन लेना तो ऑफलाइन ऑनलाइन एकदम मतलब इतना चीप रेट पर जितना कि पूरे ब्रह्मांड में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो चलिए मॉडल पेपर क्लोज हुआ आपका, इसको बढ़िया से पढ़िए आप। नेक्स्ट मॉडल पेपर फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद। जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपको मेजर कल्सी क्लासेस में। आप सभी को पता है कि आपकी टेरिटोरियल आर्मी का पेपर अब आने वाले हैं, एग्जाम होने वाले हैं, जिसका पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे आपको मेजर कल्सी क्लासेस के मेन चैनल पर सौरभ सर के द्वारा दिया गया है। आप उसे एक बार जाकर के ज़रूर विजिट कीजिए और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। और आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए ही हम आपके लिए मॉडल पेपर लेके आए हैं। वैसे आपको पता है आपके 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं
टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना भर्ती में। और उसमें जब 100 क्वेश्चन आते हैं तो 25 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 25 जीके के होंगे, 25 अर्थमेटिक के, 25 रीजनिंग के होंगे। हम आपके लिए आपको जो मॉडल पेपर दे रहे हैं वो अपनी सेक्शन का दे रहे हैं, और हम पढ़ाते हैं जीके, जनरल स्टडीज़। एक्चुअल में जीके बहुत छोटा हो गया, जनरल स्टडीज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो हम जनरल स्टडीज़ को हम लोग तैयार करेंगे आपके लिए, और आप हमसे जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, आप हमेशा जुड़े रहें, ठीक। और आप हमेशा ही ऐसे बढ़िया मॉडल पेपर पाते रहेंगे। और ये मॉडल पेपर ऐसे हैं कि जिन क्वेश्चंस के आसपास आप तैयारी करके आप अपने ज्ञान को और विस्तार दे सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ पाएंगे कि हकीकत में क्या पढ़ना है। क्योंकि सब कुछ पढ़ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है, जो पढ़ना है वो ज़रूरी है, जो पेपर में आ सके। तो पेपर में क्या आ सकता है, उसके लिए हमने ये मॉडल पेपर तैयार किया। और आपके सामने है पहला सवाल। चलिए, जीके का पहला सवाल है आपके लिए, हु वाज, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम अंग्रेजी में पढ़ दें, हिंदी में आप पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ मगध एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था तो उस समय भारत में तो समकालीन उसका बादशाह कौन था, तो आपको पता है नंद वंश का शासन चल रहा था, और उस समय था घनानंद। कौन था? घनानंद। तो आंसर होगा घनानंद इसका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, आइए दूसरा सवाल देखें। हु वाज द फर्स्ट मार्टायर ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में पहला शहीद कौन हुआ था? ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर इसके बारे में, लेकिन हाँ सवाल ऐसे ही आते हैं, इतने आसान। मंगल पांडे, जिनको 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई थी? फांसी, क्योंकि 29 मार्च 1857 को इन्होंने अपने बड़े अधिकारियों पर गोली चला दी थी। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आप ये देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछा गया है, ना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया था 1833 में, 1833 में। और उस समय गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक बना था, क्योंकि यही बंगाल का गवर्नर जनरल था। तो इसी के पद को चेंज कर दिया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर हो गया सी, विलियम बेंटिक आंसर है इसका, क्योंकि पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द लोकसभा। तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती थी? पहले 2 होती थी। आर्टिकल 331 संविधान का अनुच्छेद 331 कहता था, लेकिन अब ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। तो अब एंग्लो इंडिया के लिए कोई भी सीट लोकसभा में आरक्षित नहीं है। इसीलिए जो प्रेजेंट सीट हैं लोकसभा में वो 545 से घटकर कितनी रह गई हैं? 543। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान है? यानी सीएजी का अपॉइंटमेंट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है 148 के तहत। किसके तहत? 148 के तहत। और 148 से लेकर के 151 तक सीएजी का प्रोविजन दिया गया है। सीएजी अपनी ऑफिस में 6 साल तक के लिए रहता है, ठीक है। कितने साल तक के लिए? 6 साल तक। सीएजी को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको पता ही है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और उससे छोटा है शनि, और सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉलेस्ट है, बुध, ठीक है। तो आंसर होगा यहाँ पर बृहस्पति। सबसे बड़ा पूछा है, सबसे छोटा भी हमने बता दिया है, बुध है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की लार्जेस्ट रेंज पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लार्जेस्ट लंबी, सबसे लंबी है, लॉन्गेस्ट पूछी गई है, एक्चुअल में इसे लॉन्गेस्ट कर लीजिए। विश्व की लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो लॉन्गेस्ट के लिए आप आंसर लगाएंगे एंडीज। साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है, ये आपको मिल जाएगी साउथ अमेरिका, ठीक है, जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, कुछ ऐसे देश जो हैं वो इसी महाद्वीप में है। और यहीं है इसके पश्चिमी हिस्से में एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज माउंटेन रेंज। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ये तो आप लगा ही सकते हैं, पैसिफिक ओशियन है। सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशियन, पहले नंबर पर आता है ये, दूसरे नंबर पर अटलांटिक, तीसरे पर आता है ये, और चौथे पर आता है आर्कटिक ओशियन। तो उल्टा लगा दीजिए, आप सबसे बड़े से सबसे छोटे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। हालांकि 5 महासागर हैं, 5वां है अंटार्कटिक महासागर या सदर्न ओशियन। क्वेश्चन नंबर 9, मीन कैंप किसकी पुस्तक है? तो ये यहूदियों को मारने वाला जो अरब अभी हमास में और इजराइल में जो लड़ाई चल रही है उसमें उसकी जड़ यहाँ हिटलर से कहीं ना कहीं पैदा होती है। हिटलर की ही पुस्तक है मीन कैंप, ठीक है। इसको आत्महत्या करके मरना पड़ा था। तो जो डिक्टेटर होता है उसे आत्महत्या करके मरना पड़ता है, ध्यान रखें। इसलिए डिक्टेटर बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कथक कहाँ का क्लासिकल डांस है? क्लासिकल डांस होता है बहुत ही शास्त्रों पर आधारित होता है। आप हो सकते हैं कि अगर आप नए प्रकार के डांस से परिचित हैं तो हो सकता है आपको क्लासिकल डांस देख के नींद भी आ जाए, है ना। तो ये कहाँ का है? ये उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया का है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश का है कथक। लेकिन कथकली होता तो आंसर होता केरल, यानी पीछे इसमें अगर ऐसे कर दिया जाए कथकली, तब हो जाएगा केरल, ठीक है। जैसे आंध्र प्रदेश का एक डांस है जिसका नाम है कूचिपुड़ी। क्या है? आंध्र प्रदेश का एक है कूचिपुड़ी। चलिए आगे बात करें।
क्वेश्चन नंबर 11, सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया इज भारत रत्न एंड इट वाज अवार्डेड फर्स्टली इन 1953। 1953 में से सबसे पहले दिया गया था भारत रत्न। किसको दिया गया था? सिराज गोपालाचारी को। और पहली महिला जो भारत रत्न प्राप्त करने वाली थी वो हैं इंदिरा गांधी जी। 1971 में दिया गया था उनको, जो महिला के रूप में उनको प्राप्त हुआ। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको पता है अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है बेहतरीन शिष्यों को और ये खेल से संबंधित है। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है बेहतरीन गुरुओं को और मास्टर्स को खेल में। एफिल टावर कहाँ है? इसके सपने आप सोचते ही होंगे, नहीं सोचते हैं तो सोच लीजिए, ये फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में है एफिल टावर। ठीक है, सब लोग जाते हैं यहाँ हनीमून के लिए और सेल्फी लेके आते हैं। ये बात अलग है, कुछ लोग फालतू के फोटो लगा देते हैं। अगर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता है अमेरिका का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे है और ये है न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क प्रमुख शहर है अमेरिका का और यहीं पर यूएन का मुख्यालय है। यूएन डे 24 अक्टूबर 1945 यूएन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को ही यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन एशियन गेम्स इन हांगझू चाइना? यानी अभी जो 2023 में एशियाई खेलों का 19वां संस्करण हुआ है, 9th एडिशन 2023 में हुआ है और चीन के हांगझू शहर में हुआ है। कौन से शहर में? हांगझू शहर में हुआ है। 2023 में होना था, इसे 2022 में हुआ है अब। तो इसमें इसके क्या है, 38 सिल्वर जीते हैं, जो 28 हैं वो गोल्ड जीते हैं इंडिया ने और 41 हैं वो ब्रॉन्ज जीते हैं। तो स्वर्ण पदक, सिल्वर यानी कि रजत पदक और कांस्य पदक टोटल मिला के देखोगे तो 107 बैठेगा। ठीक है, चलिए। और भारत इस एशियाई गेम्स की मेडल टैली में चौथे स्थान पर है। सबसे टॉप पर है चीन, फिर जापान, फिर साउथ कोरिया, फिर आता है भारत। लज्जा किसकी कृति है? तो बांग्लादेश की एक महान लेखिका हैं तस्लीमा नसरीन। आप भारत के अखबारों में इनके एडिटोरियल्स पढ़ सकते हैं, यदि आप पढ़ते हैं थोड़े बहुत अखबार तो तस्लीमा नसरीन की किताब है लज्जा। ठीक है, तो आपको ये तस्लीमा नसरीन का जो लेख है वो मिल सकते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो अभी हम बता दिए थे, आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, आंध्र प्रदेश इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा जीव संरक्षित है? यानी असम का जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो स्पेशली किसके लिए बनाया गया था, किस जीव को कंजर्व या प्रोटेक्ट करने के लिए? तो ये है सिंगल हॉर्न राइनो, यानी एक सींग वाले गैंडे के लिए। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसस बुक बोलते हैं उसको। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा फेमस है, असम का काजीरंगा। ठीक है, क्विनाइन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ट्री? क्विनाइन पेड़ के किस पेड़ से निकाली जाती है? तो आपको पता है क्विनाइन जो मलेरिया की एक दवा है, एक तरीके से किसकी, मलेरिया की दवा है और शिनकोना पेड़ से निकाली जाती है। किस पेड़ से? शिनकोना पेड़ से। ठीक है, बाकी किसी से नहीं निकाली जाती है इसमें से। बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी में, यानी जो फैजी था, फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी, इन दो लेखकों ने एक साथ मिलकर के महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, तो फारसी में अकबर के समय में अनुवाद किया गया था। तो फारसी अनुवाद का नाम क्या है महाभारत का? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो कहलाता है रज्मनामा, जो अब्दुल कादिर बदायूनी और फैजी ने किया था। तो इसका आंसर होगा रज्मनामा। वैसे महाभारत का वास्तविक नाम जय संहिता है। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो आपको पता है मेयो के काल में हुई थी। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? मेयो था, लॉर्ड मेयो। मेयो के समय में हुई थी 1872 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और उसके बाद 1881 से फिर वो लगातार रिपिन के काल से स्टार्ट हो गई, मतलब लगातार स्टार्ट हो गई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प नीति 1848 में अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इसमें देख लीजिए 1848 में अपनाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो डलहौजी कहाँ है? ये। और इसी के तहत झांसी को और बाकी के कई शहरों को, कई रजवाड़ों को डलहौजी ने अपने में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्ट वाज लेड बाय सिद्धू एंड कानू? तो सिद्धू एंड कानू ने कौन सा ये जो विद्रोह था, तो वो सन्यासी विद्रोह चलाया था। कौन सा विद्रोह? सन्यासी विद्रोह नहीं, संथाल विद्रोह चलाया था। और ये संथाल विद्रोह है और ये हुआ था कब? 1855 में, 1855 और 1856, 1855 और 56 में सिद्धू और कानू ने, ये दो महान ट्राइबल नेता थे जिन्होंने संथाल विद्रोह को संचालित किया था। और संथाल विद्रोह को 1857 की क्रांति का क्या बोल सकते हैं, पूर्वगामी कहा जाता है, प्रीकर्सर बोला जाता है उसे। ठीक है, 1857 की क्रांति से जस्ट पहले हुआ था। हु हैड लेड द इंडिगो रिबेल, यानी नील आंदोलन हुआ था। तो नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दो लोग थे, एक का नाम था विष्णु चरण विश्वास और एक का नाम था दिगंबर विश्वास। तो यही आंसर होगा इसका
तो ये इन्होंने नील आंदोलन संचालित किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, अंतिम सवाल है आपके लिए, और वो है वेयर वाज गुरु नानक बॉर्न। तो आपको पता है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म आज जो पाकिस्तान में जगह है तलवंडी ननकाना साहिब, यहाँ पर हुआ था। ठीक है, ओके। तो यही गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक भी माने जाते हैं। तो ये था हमारे तरफ से आपके लिए एक टेरिटोरियल आर्मी के लिए जीके का मॉडल पेपर, जो आपको नॉर्मली यूट्यूब में कहीं मिलेगा नहीं, क्योंकि इस बाकी के लोगों को पता ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ होता है। सच बात तो यही है, और आपको पता है और हमको पता है। तो चलो, हमको और आपको पता है तो हम लोग कुछ अच्छा करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।